3 बज के आना भाई जी, स्टार्ट कर दीजिए। अभी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए एक बार। टाइम हो गया है। हाँ, टाइप हो गया। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो सवसाहूर्ण। ऐसो पंचनमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सौवेशि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे वंदे सभी को जय जिनेन्द्र। आज का हमारा ये दोपहर का कार्यक्रम पहला शनिवार महीने का, और हम जैसा कि हर महीने के पहले शनिवार कहां से कहां पहुंची महिलाएं, ये प्रोग्राम हमारा चलता है। आचार्य तुलसी का एक महान अवदान, नया मोड़ जिसने आज महिलाओं के उत्थान में कितना अहम भूमिका निभाई, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आचार्य तुलसी का महाप्रयाण दिवस अभी पिछले हफ्ते ही हमने मनाया, और आचार्य तुलसी का जो महान अवदान, नया मोड़, महिलाओं को जागृत करने में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में कितना कारगर हो रहा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और आज हमारे साथ कुमुद जी कच्छारा जुड़ी हुई है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला से निवेदन करता हूं, आज का संचालन प्रारंभ करें। अलका जी सांखला। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। सबको पहले नम्र निवेदन, सब अपने वीडियो ऑन करें प्लीज। अच्छा है, क्योंकि हम सभी को नम्र निवेदन, क्योंकि ऐसे भी हम भाषण करते, वक्तृत्व कला होती या कोई कार्यक्रम होता है, तो आमने सामने बैठ के बात करते, वो बात तो बहुत अलग होती है। परंतु अभी वो पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम हम केवल आपको स्माइली फेस भी देखें ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आइए, मैं आपको सबको नम्र निवेदन करती हूँ कि सभी अपने
वीडियो ऑन करें। और एक बार, मुझे पता है दोपहर का समय है और सभी बहुत टायर्ड भी है, ये समय कभी-कभी किसी का नींद का भी हो जाता है, खाना काम बना के लेडीज थकती भी है। तो एक बार सब अपना हाथ ऊपर करें और जस्ट बोले, यस वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड, यस। सबसे बढ़िया हम अपने आप को समझे हमेशा, आईने में देखे और स्माइलिंग कहे फेस दिखाई मेरे दे रहे जैसा हैं, कोई मुस्कुरा और रहे हैं नहीं। सब। बस अपने स्माइल, ये स्माइलिंग फेस चाहिए, सबका फेस स्माइलिंग हो। और इसी के साथ हम वेलकम करेंगे कुमुद जी को, बम्बई से जो पधारी है हमारे साथ, हमारे नारी समाज की गौरव। तो हम वेलकम करते हैं, वेलकम कुमुद जी, वेलकम। एम केंद्र और कल्याणम योग के सब सहर्ष स्वागत करता है। सुस्वागतम, सुस्वागतम। कितना अच्छा लग रहा है, हमारी बहन पिस्ता देवी जी बहुत स्माइल कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार हमारी, देखो उमर भी है इनकी, पर चेहरे पे पूरा स्माइल है इनके। तो इस प्रकार आहा, प्रेमलता जी भी अब हंसने लगी है। तो और जब हम मीना जी सिराना अब अपने स्माइल फेस दिखा रही है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम हमने सामने नहीं तो क्या हुआ, चलो कम से कम इतनी दूर दूर से, कहाँ बम्बई, कहाँ नागपुर, कहाँ सूरत, कहाँ सारी महिलाएं है। तो सही में कहा है कि संतुलित समाज रचना का आधारभूत तत्व है नारी, और उसमें भी शक्ति, संपदा और शिक्षा, तीन बातें होती है। वह समाज अलका जी, आपका सक्षम और नेट पे तेजस्वी प्रॉब्लम लग होता रही है, है आवाज कट जिसमें कट के आ इन रही है। तीनों तत्वों का समुचित विकास होता है। ये बिल्कुल उत्साही है और सबसे जुड़ी हुई है, हर क्षेत्र में वो आगे रहती है, काम करने में भी उनका उत्साह बहुत रहता है। अभी ये आज ही पधारी है कलकत्ता से, फिर भी तुरंत आज ज्वाइन हो गई है, और वो आज हमें कुमुद जी का परिचय करवाएगी। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी बहुत एक्टिव, सतत आगे रहने वाली स्माइली प्रेम लता जी, कुमुद जी का परिचय करवाएगी। धन्यवाद अलका जी। आराध्य देव के चरणों में मेरा सत्संग नमन, परम पूज्य आचार्य पटेल के चरणों में सर भक्ति वंदना, उपस्थित सभी बंधुओं सादर जय जिनेन्द्र। महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र नागपुर के इस कार्यक्रम सफलतम महिलाओं से रूबरू कराने वाला आज का ये कार्यक्रम है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आध्यात्मिक, भौतिक और सामाजिक तीनों ही क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहराने वाली, हर फील्ड में ख्याति प्राप्त महिला श्रीमती कुमुद जी कच्छारा के जीवन से प्रेरणा लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उनका परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करने का ये अवसर मुझे मिला है। इनके बायोडाटा में पढ़ा तो सचमुच कुछ अनछुए पहलू मुझे जीवन के लगे, पर मैं फिर भी बायोडाटा सिर्फ शॉर्ट में प्रस्तुत करूंगी, और उनके जीवन के अनछुए पहलू हम आगे के प्रोग्राम में लेंगे, तो शायद सबको ज्यादा उसमें आनंद आएगा। बस मैं एक छोटा सा परिचय देने जा रही हूँ उनका, कि आपने अपने पिता स्वर्गीय श्री गणपत लाल जी खाब्या व माता श्रद्धा की प्रतिमूर्ति श्रीमती प्रेमलता जी के घर में जन्म लिया। मुंबई प्रवासी श्रद्धानिष्ठ श्रावक स्वर्गीय श्री देवीलाल जी कच्छारा तथा श्रद्धा की प्रतिमूर्ति श्रीमती संतोष देवी के सुपुत्र श्रीमान जितेंद्र जी कच्छारा परिणय सूत्र में बंधी। आपके एक पुत्र कुणाल और एक पुत्री त्रिशला ममत्व की छांव आपसे पा रही है। बचपन से ही मेधावी छात्रा होने के कारण स्कूल व कॉलेज में आपने अपनी प्रतिभा का लोहा अनेक बार मनवा लिया, अनेक प्रतियोगिताओं में अव्वल आकर अनगिनत पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त किए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं गांधी जीवन झांकी प्रतियोगिता पुरस्कार, आदर्श विद्यार्थिनी पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विशिष्ट सम्मान, जैन सखी मंच द्वारा एक्सीलेंट अवार्ड,
द मुंबई सेंट्रल मैगजीन द्वारा नारी शक्ति सम्मान, जिन आगम फाउंडेशन द्वारा राजस्थानी गौरव सम्मान, श्री जैन मेवाड़ संघ द्वारा मेवाड़ भूषण सम्मान, इनके अलावा भी इनकी फहरिस्त होंगी। इतने सारे सम्मान देखकर हम सहज ही अंदाज लगा सकते हैं कि आप किस कदर अनेक सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय रूप से जुड़ी हैं, अनेक पदों पर रहकर भी पद पर न रहते हुए समान रूप से 10 से भी अधिक संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी है और दे रही। उनमें उन संस्थाओं में प्रमुखता कहूं तो हमारी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल में सतत कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है और उसके अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर चुकी। आप मोटिवेटर के रूप में कार्यशालाएं, संस्कृति सुरक्षा पर मार्गदर्शन भी दे रही है। आध्यात्म के प्रति विशिष्ट रुझान आपका बचपन से ही रहा है। भौतिक और सामाजिक जगत में इतनी रचनात्मकता होते हुए भी बीकॉम के बाद जेनोलॉजी में आपने एमए किया, अभी जैन विद्या की परीक्षा भी दे रही हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आपने अपने भीतर की आध्यात्म की लौ को सदैव प्रज्वलित रखा है। स्वाध्याय, ध्यान, ज्ञानशाला प्रशिक्षण आप सतत करती आई हैं तथा भविष्य में तत्व ज्ञान में जैन स्कॉलर करके पीएचडी करने का एक लक्ष्य भी आपके मन में संजो रखा है। हम सबकी मंगल कामनाएं हैं कि आपका ये लक्ष्य भी जल्द ही पूरा हो। इन सब उपलब्धियों के साथ साथ जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आई जब आपने टीवी सीरियलों में आंशिक किरदार भी निभाया। जी हाँ, इतने आध्यात्मिक जगत में इसमें एक्टिव हम कई वर्षों से देख रहे हैं, लेकिन अब एक एक्टिंग जो बहुत एक कला है, कलापूर्ण है, उस कला में भी आप इतने निष्णात है, ये हमें पहले नहीं पता था। कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, घर की लक्ष्मी बेटियां, कसम से, इस प्रकार के कई सीरियलों में आपने किरदार निभाती। इतनी सारी उपलब्धियां होते हुए इनके जीवन का विशिष्ट उज्जवल पक्ष जो मुझे नजर आया और जो आपके इस बायोडाटा में नजर आया, आपने तो लिख के नहीं भेजा, पर ये मैंने अपने मन से कह रही हूँ कि इस बायोडाटा से मुझे जो विशिष्टता नजर आई वो ये आई कि आपका प्रतिपृष्ठ श्रावकत्व, आप में जो आपका जो श्रावकत्व इतना पुष्ट है, ये सबसे विशिष्ट बात लगी मुझे आपके इस व्यक्तित्व में। एक जैन श्राविका होने के उत्कृष्ट गुण आप में विद्यमान है। आप अपने श्रावकत्व को पुष्ट बनाने के लिए हर पल जागरूक रहती है। जी हाँ, संयम, तप, त्याग, प्रत्याख्यान, साधु संतों की, गुरुदेव की सेवा, यानी कि निर्जरा होने वाले हर कार्य में आपको आत्मिक तोष और आनंद की अनुभूति होती है। मैं समझती हूँ आपके व्यक्तित्व का यह श्रावकत्व वाला पक्ष हम सब के लिए विशेष प्रेरणादायी साबित हो रहा है। मुझे इनसे संपर्क में अनेक बार आने का अवसर मिला। इनके इसी गुण ने मुझे बहुत आकर्षित किया और बहुत प्रेरणा मिली, और इसी के कारण मेरे अंतर मन के तार भी इनके साथ जुड़े। और मेरा विश्वास है कि आज इनके जीवन के बारे में हम जब इनके बारे में सुनेंगे इन्हीं के मुंह से, तो अवश्य हम मोटिवेट होंगे, हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। आज नागपुर के इस महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र के मंच पर आपका परिचय देते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आइए हम सब समय न गंवाते हुए इनके जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं और प्रेरणा लेते हैं। अतः मैं मंच सौंपती हूँ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अलका जी साखला को कुमुद जी कच्छारा के इस स्वागत के साथ। कुमुद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम। धन्यवाद। बहुत बहुत शुरुआत करने को बोलती हूँ और बाद में मेरी डिवाइस की तरफ देखती हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये बताइए कि बचपन आपने कैसे गुजारा और उसमें आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका हुआ? संस्कार के रूप में आप पियर से क्या लेके ससुराल पहुंची थी? तो ये आपके बचपन की यादें सुनने में हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो नम्र निवेदन है कि आप आपके बचपन के यादों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। जी, धन्यवाद अलका जी, और धन्यवाद प्रेमलता जी, बहुत बहुत आपकी प्रमोद भावना के प्रति। मैं अपने आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले वंदन करना चाहूंगी अपने आराध्य को। गुरुर भिक्षु गुरु तुलसी,
महाप्रज्ञो परमेश्वरा महाश्रमणो विशुद्धात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर को वंदन। नारी जाति के पुनरुद्धारक आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी को वंदन। वर्तमान में हमारे मन मंदिर के महावीर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। हमारी प्रेरणा स्रोत, हमारी ममता महिमा असाधारण साध्वी प्रमुखा जी के चरणों में वंदन। समस्त चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन। और आज का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, बहुत मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र नागपुर और कल्याणम सूरत के जो तत्वावधान में इस तरह का एक कार्यक्रम जो चल रहा है, बड़ी सूझबूझ के साथ इन्होंने कहां से कहां पहुंची नारी एक बीड़ा उठाया है। तो इसके जो कोऑर्डिनेटर हमारे भाई श्री आनंदमल जी सब सेठिया, मल्टी टैलेंटेड हमारी होस्ट अलका जी सांखला, जिनको कई वर्षों से मैं इसी रूप में सक्रिय रूप से देख रही हूँ, सामाजिक आध्यात्मिक सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से। और तीसरी हमारी प्रेमलता जी सेठिया जो नागपुर से, इनके बारे में भी मैं क्या कहूँ, अभी तो मैं अपने सवाल का जवाब दूंगी, पर प्रेमलता जी के साथ भी बहुत एक काफी वर्षों की हमारी मतलब पहचान है, हम एक दूसरे को निकट से जानते हैं। तो ऐसे हमारे आज आनंदमल साहब, प्रेमलता जी और अलका जी के साथ जो जूम से जुड़े हुए हमारे सभी सम्मान्य सदस्यगण, सबको सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र। और अब जैसे अलका जी ने बताया बचपन की यादें, तो बचपन सुनते ही, बचपन का नाम सुनते ही पूरी छवि जो हमारी सामने आ जाती है, जिस स्थान में हमने बचपन बिताया। और अलका जी, मैं कहना चाहूंगी कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आप जिस भूमि में रहती है, गुजरात में, सूरत में, और मेरा बचपन भी करीब करीब गुजरात की भूमि पर ही बीता है। 18 वर्ष तक मैंने वहीं पर बिताए हैं, गुजरात की भूमि पर। और सूरत नवसारी के पास ही जो एक बीच में वेस्मा गांव नाम का एक छोटा सा कस्बा आता है, हाईवे पर ही, नेशनल हाईवे नंबर 8 पर, तो वहीं पर मेरा बचपन बीता है। और उस गांव में मुझे आज मैं कई बार कल्पना करती हूँ तो लगता है कि कहाँ वो छोटा सा गांव वेस्मा, जहाँ मतलब बहुत मुश्किल से लोग पहुंच पाते होंगे, और कहाँ मुंबई में पहुंची। और पता नहीं ये सारी गुरु की कृपा होती है या कुछ हमारी पुण्याई होती पूर्वजों की। तो जहां पर हमारा बचपन बीता, बहुत छोटा सा गांव, गिने चुने घर, जैसे हमारे जैनों के घर तो बहुत कम, और तेरापंथी परिवार तो शायद 1-2 होंगे उस समय में जब हम छोटे थे। और वहां पर हमारे जो मोहल्ले में गुजराती परिवार अवश्य थे, मंदिर मार्गी जैन परिवार, तो वहां पर मंदिर मार्गी साधु साधियों का आवागमन प्रायः बना रहता था, क्योंकि तपोवन जो रहता, तपोवन हमारे पास में है, और तपोवन जाने वाले साधु साधियों का प्रायः वेस्मा आना होता था। तो हमारे तेरापंथ के चरित्रात्माओं का बहुत कम, जैसे सबसे पहले हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, सुखलाल जी स्वामी आदि संतों का पधारना हुआ था, जो मंत्री मुनि सुमेल जी स्वामी का, तब भी मैं बहुत छोटी ही थी, तब एक बार कहीं पधारना हुआ था। तो इस तरह से, पर परिवार में जो संस्कार हमारे माँ पिताजी के, तो पिताजी का विशेष एक ऐसे संस्कार थे हमारे माँ पिताजी के, हम लोग छोटे छोटे थे, चातुर्मास हमारे सूरत में होते थे, प्राय गोपीपुरा में, और उस समय तो गोपीपुरा का भवन था सूरत में। तो मुझे याद आता है कि हम 6 भाई बहन थे, बड़ी दोनों बहनों की शादी होने के बाद भी हम लोग सब छोटे छोटे भाई बहनों को मम्मी पापा हर पर्यूषण में हमेशा उठते पर्यूषण, बैठते पर्यूषण, संवत्सरी सभी, मतलब उस समय हमको ले जाते थे, सुबह 4 बजे जगाते थे, और उपवास नहीं कर पाते थे तो 4 बजे चाय के साथ कुछ खिला देते थे, पार्टी वाटी ऐसा कुछ, और फिर उस दिन पूरा दिन वहां पर जाकर इस तरह से, मतलब कुछ आगार के साथ हमको पूरा दिन उपवास करवाते थे, औषधि इस टाइप की तप मतलब करवाते थे तब। और फिर हमें समय समय पर जब भी मौका मिलता था, तो इस तरह के धार्मिक संस्कार बचपन से माँ पिताजी से मिले हुए हमारे घर में, हम लोग सभी भाई बहनों के एक अपने अपने आसन, मुखपत्ति सभी सबके अलग अलग रखे गए थे, और सबको श्रावण भाद्रव में रात के समय, शाम के समय सबको सामायिक करवा के बिठाए जाते थे। और पापा जो सुबह, मम्मी पापा सुबह सामायिक करते थे, तो भक्तांबर आदि पुराने ढाले सब चितारते रहते थे। तो इस तरह से एक माहौल बचपन से ही घर में था। तो हम सभी भाई बहनों में, हम 3 बहनों में से एक बहन नहीं है बड़ी, हम 2 बहनें, दोनों ही उपासिका है, और 3 भाई है, तीनों ही भाइयों में ऐसी ही धार्मिक संस्कार है, और पूरा परिवार, भाई भाभियां सभी पूरे, मतलब एक बचपन से हमें, मुझे लगता है कि वो विरासत में ही वो संस्कार मिले हैं।
तो शायद उसी का एक परिणाम है कि आज इस रूप में मैं आगे बढ़ पाई हूँ। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बिना संस्कार के आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। और बिना गुरु के, गु शब्द है उसका अर्थ है अंधकार, और रु का अर्थ है उसका निवारण करने वाला। अंधकार को निवारण करने वाले गुरु जब मिलते हैं तो क्या कहना है। कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार जो होता है वो ज्ञान रूपी अनजान शलाखा से ही हमारे गुरु हमें आगे बढ़ाते हैं। तो अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदना करती हूँ। और मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा जी, जिनके बारे में तो कहने के लिए भी शब्द नहीं, पर इनका हाथ जिनके सर पर आशीर्वाद के रूप में है वो तो आगे बढ़े बिना रह ही नहीं सकते। तो आपके दोनों परिवार इसी से गुरु के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ रहे और बढ़े हैं, तो ये साहजिक है कि आप आगे बढ़िए। परंतु अब ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि वो एकदम छोटा गांव था और मुंबई एकदम अलग वातावरण था, दो वातावरण अलग होने से वहां हमें बहुत फर्क भी नजर आता है। तो आप यहाँ दोनों में क्या फर्क महसूस किया आपने, और फिर ससुराल में आपको इसके आगे क्या क्या मिला, और आपकी जो गति प्रगति होती रही उसके लिए आपके परिवार से आपको क्या साथ रहा, और आपने आपकी जो गति प्रगति की है वो एक ओर से चारों तरफ से। आपकी आवाज ललका जी बहुत स्लो आ रही है। आपकी गति प्रगति अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक आ रही है। आपकी जो गति प्रगति हो रही है, इस गति प्रगति के पीछे ससुराल का हाथ होना बहुत बड़ी बात होती है। और भाग्यवान तो वही होते हैं कि जिनको पियर और ससुराल दोनों तरफ से इस तरह का माहौल मिलता है। तो मैं प्रश्न शॉर्ट में ही करूंगी क्योंकि आपसे ज्यादा सुनना है। तो आप ही बताइए कि ससुराल में जाने के बाद एक डिफरेंट वातावरण होने के बावजूद भी आप ऐसे आगे बढ़ने में आपको भी किस किस का साथ रहा, किस किस का मार्गदर्शन रहा, और आप आगे कैसे बढ़ती चली गई? जी अलका जी, आपने बहुत सही पूछा है, क्योंकि वहां तो मैंने सिर्फ 18 वर्ष बिताए थे और यहाँ आए मुझे 34 इयर्स हो जाएंगे। अभी 6 जुलाई को एनिवर्सरी है हमारी, तो 34 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय तो मैं कच्ची कली थी, अंधड़ पत्थर थी, कोरा कागज थी, कुछ समझती नहीं थी 18 वर्ष तक। तो उसके पढ़ते पढ़ते मैं सेकंड ईयर बीकॉम की एग्जाम देकर शादी हो गई, और लास्ट ईयर बीकॉम भी मैंने यहाँ आने के बाद किया, कंप्लीट ग्रेजुएशन भी मैंने बाद में किया। तो निश्चित रूप से जो मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, मैं अपने आप को समझती हूँ। मैं अपने आप को तो क्या, मैं मेरे पिताजी को श्रेय देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया मेरे जीवन साथी को चुनने में। क्योंकि अगर ये एक बहुत रहस्य की बात है, शायद आप लोगों को किसी को नहीं पता होगी, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि एक जो हमारा परिवार वेस्मा का और वहां का, हम मेवाड़ के बोरियापुरा छोटे से गांव के, एक साधारण परिवार, संस्कार और खानदानी की दृष्टि से तो बहुत संपन्न, पर एक आर्थिक दृष्टि से इतने संपन्न नहीं जितने कछारा परिवार संपन्न था। तो ऐसे परिवार का एक सामने से रिश्ता आना, और फिर उसमें भी जो जिस लड़के के साथ मेरा रिश्ता होना तय था, वो बचपन से ही उनको ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, 10 वर्ष के थे उस समय। और ये सब चीज जानते हुए उन्होंने सब कुछ हमें बता दिया था, कुछ भी छुपाया नहीं था। और ऐसी सब बातों को जानते हुए सब चीज हो जाती, सब देखने का सिलसिला हो जाता है, और फिर जब जवाब देने की बात आती तब पता चलता कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो अब क्या करना। उनको मतलब कछारा परिवार के जो भी सदस्य मुझे देखने आए थे, उनको मतलब ठीक था कि हमें लड़की जच गई है, तो क्या करना आगे। तब मेरे पापा ने उस दिन, मुझे याद है कि वो पूरी रात सोए नहीं थे, वो बड़ी असमंजस में थे, और मेरा पूरा दृढ़ निश्चय था कि मुझे शादी वहां करनी है। क्योंकि जब वो रिश्ता आया था, तब एक मेरे जो ननंद है अभी, कंचन जी बम, वो ऐसे रिश्तों में हमारे पापा के मासी के बेटे की वाइफ होती है, तो उनके थ्रू आया था। तो उन्होंने मुझे, जब घर पर आए थे बाई रोड, जब ये राजस्थान जाते थे, मेरे ससुर जी और मतलब देवीलाल जी, उनका परिवार बाई रोड ही जाते थे, ट्रैवल करते थे। तो जब भी राजस्थान जाते थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि रास्ते में ही हमारा घर आता है वेस्मा। तो वो हमारे कंचन जी बम के जो हस्बैंड है, हमारे पुखरा जी, जीजा जी, उन्होंने कहा कि चलो अंकल जी, बड़े भाई साहब, हमारे बड़े भाई यहाँ रहते हैं, तो चाय हम वहां पी लेंगे। इस तरह से वो वहां पर आए थे। तब मेरे पापा घर पर नहीं थे, तो मेरी मम्मी को उन्होंने साइड में ले जाके कहा था कि इस तरह से रिश्ता है, मेरा साला जी है, और
अपने कुमुद के लिए रिश्ता है, तो पर उन्होंने उसी टाइम बताया था कि भाई इस तरह से है, उनको एक ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। तो मैंने कहीं ना कहीं से ये आवाज सुन ली थी, और तब से मैंने एक निर्णय कर लिया था कि चाहे हो ना हो पता नहीं, अगर वो सामने वाले तैयार हो तो मुझे वहीं पर करनी। जबकि हमारे घर पर मेरे लिए और एक रिश्ता तैयार था, और वहां पर पापा की मर्जी भी थी, पर ये बात मैंने उसी समय निश्चय कर लिया था। तो तब जब ये सारा सिलसिला चला तो मेरे पापा को रात भर नींद नहीं आई कि लोग क्या सोचेंगे कि पैसे को देखकर बेटी को दे दिया बीमार लड़के के साथ। पर मैंने पापा को कहा कि पापा, ये मतलब लोग चाहे कुछ भी कहे, उससे क्या फर्क पड़ता, अगर मेरे नसीब में नहीं होगा, अगर ये सांसारिक जीवन मेरे नसीब में नहीं लिखा होगा, तो चाहे कितने ही अच्छे स्वस्थ लड़के से आप शादी करेंगे, हो सकता है कुछ ही समय बाद कुछ भी हो जाए। और अगर मेरे सांसारिक जीवन में कुछ लिखा होगा, मुझे गारहस्थ्य में रहना लिखा होगा, तो आप कैसे भी लड़के से शादी करेंगे, वो निश्चित रूप से कुछ नहीं होने वाला। और अगर कुछ होगा तब भी मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, मेरी भीतर एक जो रुचि है, वैराग्य है, एक आंशिक वैराग्य जो एक था, एक अध्यात्म के प्रति रुचि थी। तो मैंने निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 7 फेरे लेते समय भी अगर कुछ हो गया, तब भी मेरे पास रास्ता है, मैं घर छोड़ सकती हूँ, मैं आगे धर्म की शरण ले सकती हूँ। तो ये पता नहीं कुछ बचपन से ही मेरे अंदर क्या था, पर वो वहीं पर रह गया और सारी गृहस्थी में ही उलझ कर रह गई। तो यहाँ आने के बाद ऐसा परिवार मुझे मिला कि जो सब कुछ, मेरी जो प्रगति प्रोग्रेस जो भी है, मैं तो ऐसी एक बचपनी बाल सुलभ सोच के साथ आई थी, और पापा को भी मना लिया था ऐसी बाल सुलभ समझ से। तो फिर पापा ने भी सोचा ठीक है, चलो तेरा निर्णय पक्का है, तो फिर लोग चाहे कुछ भी कहे, इस तरह से। तो यहाँ आने के बाद वापस उससे 100 गुना मतलब ऐसी ऊंची विशाल सोच वाले मुझे यहाँ ससुर जी, सासू जी और पूरा कछारा परिवार मिले, चाहे वो हमारे अंकल जी स्वर्गीय पृथ्वीराज जी कछारा कहूँ, या चाहे जो भी पूरा ही परिवार, किसी का मैं नामोल्लेख नहीं कर सकती, इतना बड़ा परिवार है। पर उनकी इतनी बड़ी सोच थी। उस समय मेरे सासू जी कहते थे कि तुमको पढ़ना हो तो पढ़ो। मैंने बीकॉम ग्रेजुएशन तो यहाँ से 1 महीने के लिए एग्जाम देने गई और कंप्लीट किया। उसके बाद भी उनका बहुत मन था तुम आगे पढ़ो, तुम आगे पढ़ो, ससुर जी ने बहुत कहा। पर मैं वहाँ गुजराती मीडियम से पढ़ी हुई थी, और यहाँ आके मुझे इंग्लिश मीडियम में इमीडिएट वो घर के साथ मुझे पहले सेटल होना था, कि वहां तो मैं एकल परिवार में रहती थी, यहाँ इतना बड़ा जॉइंट फैमिली, और मैं कैसे मतलब सेट कर पाऊं अपने आप को। तो मैंने सोचा मैं पहले घर में सेट हो जाती हूँ, फिर देखूंगी जो भी करना है। तो इस रूप में यहाँ से तो मुझे जो कुछ मिला मैं इतने कम समय में बता भी नहीं पाऊंगी। पर इनका जो आशीर्वाद है, और इतनी मतलब हर तरह से स्पेस जो आज की लड़कियों को चाहिए, स्पेस चाहिए, मुझे उस जमाने में मिली थी, और इतना फ्रीडम हर तरह से। पर मैंने उसका मिसयूज नहीं किया, मैंने अपने विवेक से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया कि चाहे कितना ही फ्रीडम, मुझे अपने घर में सेट होना है, चाहे मैं कम पढ़ूंगी, आगे और डिग्रियां नहीं लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं जब घर में ढल जाऊंगी, मैं इनके साथ घुल मिल जाऊंगी, तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो आज शायद मुझे लग रहा है कि उस समय की मेरी सोच जो इनके दिल में स्थान बना लिया होगा, और इन्होंने मुझे हर समय मतलब कि बस हम तो कुछ नहीं कर पाए, तुम जो करना करो। तो हर समय मुझे, हालांकि उस समय में अलका जी, प्रेमलता जी, मैं उस समय मेरे ससुर जी ने मुझे हमारे जो ज्वेलरी के शोरूम में बिठाने के, बिजनेस में एंटर करने के लिए मुझे उस समय मोटिवेट किया कि तुम बिजनेस संभालो, तुम शॉप पर बैठो। तो उस समय मतलब इतना फ्रीडम मुझे मिला। पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले एक वहां कहाँ गांव से आई हूँ या इतने बड़े महानगर में, मैं पहले यहाँ सेट हो जाऊं करते करते मैंने सारे एक अपॉर्चुनिटी एक तरह से मैंने छोड़ दी कि ठीक है, जैसे जैसे होगा, मौका आएगा, मैं बढ़ती जाऊंगी, जो होगा मैं कर लूंगी। तो इस तरह से यहाँ आने के बाद तो मुझे सब कुछ ही मिला है। सिर्फ मैं तो संस्कार लेकर आई थी, दहेज में कार नहीं लाई थी, सिर्फ छोटे से चंद संस्कार लेकर आई थी, और उन संस्कारों की बदौलत यहाँ मुझे आज लग रहा है कि कभी जो उम्मीद नहीं की थी मैंने, वो सब कुछ मुझे मिला है। वो मैडम, दो चीजें आपसे बहुत अच्छे से संस्कार मिल रही है कि पहला अपने पारिवारिक दायित्व को वरीयता देना, और दूसरा जितनी भी फ्रीडम मिले उसका मिसयूज ना करना। वो मैडम सबसे बड़ी बात है कुमुद जी आप में कि बहुत अलग, इतनी छोटी एज में आपने जो शादी का निर्णय लिया, शायद ही कोई महिला लड़की इतने छोटे एज में अपने पिता को समझा के ऐसे परिवार में जाने का निर्णय ले सकते। इसी में आपकी मैच्योरिटी समझ में आती है। उस जमाने में भी आप में, सच बात है, महिलाओं में एक अलग ही शक्ति है। नारी सती, सावित्री, दुर्गा, चंदन बाला, नारी ही सृष्टि की सृजन तरह अद्भुत शक्ति है। संपूर्ण जगत में नाजिक नारी का स्थान ऊंचा है। नारी की पहचान उसका स्वाभिमान है।
कछारा परिवार के हर पन्नों पर बनाइए, आपने आपकी पहचान है, आपकी पहचान है। तो आपने दोनों परिवार का नाम इतना मतलब उजागर किया है कि जिसकी कोई। पर मुझे एक बात और आपकी बहुत अच्छी लगी, जिसके बारे में मुझे पहले पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रश्न है, पता नहीं समय आज तो ज्यादा ही हो जाएगा। पर सबसे बड़ी बात ये बताइए कि आप छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रही है, ये आपकी जो त्याग करने की जो भावना है, ये विशिष्ट त्याग, आप एकासन उपास अम्बिल 10 प्रत्याकन वगैरह 7 तेले, ये तो मुझे लगता है कॉमन बात है, क्योंकि आपकी ये बचपन से रुचि है, आप ये सब कर रही है। परंतु इसके बावजूद भी दाम्पत्य जीवन का 25 वर्ष की संपन्नता पर आपने जो आजीवन संकल्प स्वीकार किए, मुझे लगता है बहुत कम ऐसे जो जोड़े होंगे कि जिसमें पत्नी ने इस तरह पूरा सोचा होगा। तो इस बारे में आप बताइए कि ये आजीवन संकल्प जो आपने किए और भी आपके 50वें उम्र के सानंदता संपन्नता के बाद आपने कुछ आजीवन संकल्प किए, तो ये जो संकल्प करना, त्याग करना, ये सब बहुत महिलाओं के लिए जरूरी भी है। वो आपसे जानना और आपसे प्रेरणा लेना मुझे लगता है आवश्यक है। जी अलका जी, जैसे त्याग और संकल्प की बात है, तो वैसे अब बचपन से माँ को भी देखा है और यहाँ आने के बाद सासू जी को भी देखा है, त्याग जो उनके मतलब हर तरह से। तो और ये जो आजीवन संकल्प की बात है, तो इसकी जो एक उसमें एक संकल्प है जो अब्रह्मचर्य सेवन का जो एक संकल्प है, वो अलका जी ऐसी बात है कि मेरी जब शादी हुई और कुछ वर्ष बाद ही आमेट में भी हमारा घर था, तो वहां पर हम लोग एक बार गए थे जब मैं प्रेग्नेंट थी बेटे के समय, फर्स्ट टाइम। तो उस समय हम लोग वहां घर में, हमारे घर में साध्वी राय कुमारी जी जो 2 अंगूठा वाले, जिनके साथ साध्वी अनिमाशी जी थे, तो वो बिराज रहे थे, उनका सिंगाड़ा बिराज रहा था। तो उस समय हम लोग गोचरी बहरा रहे थे, तो उन्होंने सहज में मुझे प्रेरणा दी। हम लोग साथ में ही थे दोनों जन, और हम लोग चारों सास ससुर और हम लोग चारों जन थे। तब वो महाराज ने प्रेरणा दी कि मतलब एक ब्रह्मचर्य की साधना के बारे में, कि अगर बच्चा हो जाता है तो कुछ समय तक मतलब अगर साधना करते हैं तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, इस तरह से। तो उस प्रेरणा को लेकर हम लोग ने उसी समय एक संकल्प कर दिया था छोटा सा, कि बच्चे का जन्म होने के बाद 9 महीने तक तो लगातार उस साधना की जाए, और उसके बाद भी जैसे जैसे पर्व तिथियों का ऐसे करते, साध्वी प्रमुखासी जी से मार्गदर्शन लेकर वो त्याग हमने उसी समय साध्वी प्रमुखासी जी से भी लाडनू में लिए थे। और उस समय मुझे याद है साध्वी प्रमुखासी जी ने विजय सेठ और विजया सेठानी का उदाहरण लेकर भी हम लोगों को प्रेरणा दी थी। तो तब से ऐसी कुछ प्रेरणा, और इसमें मूल अगर इनका सहयोग नहीं होता तो शायद वो अकेले नहीं कर, बहुत सारी महिलाओं की इच्छा होती होगी, बहुत सारी महिलाएं इस तरह का त्याग करना चाहती होगी, पर शायद सबका, दोनों का जब तक सपोर्ट नहीं होता, तो शायद इसमें मैं भाग्यशाली हूँ कि इनका मुझे इसी तरह बराबर का सहयोग मिला, कि हम दोनों ने इस तरह से साथ में उस समय त्याग किए। तो वो साधना तब से ही मानो कि लगभग 29 साल हो गए, 30 साल हो गए, 30 साल से वो अंश रूप में साधना तो चल ही रही है। कुछ योग संजोग होता है, बेटी का होना, 3-4 साल बाद बेटे के बाद बेटी का होना, और उसके बाद तो हमारा एक दृढ़ संकल्प था कि जब आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी मुंबई पधारने वाले थे मर्यादा महोत्सव के लिए, तब मंत्री मुनि प्रवर यहाँ बिराज रहे थे, और मंत्री मुनि प्रवर की भी एक अच्छी विशेष कृपा दृष्टि हमारे पर थी, और उनका भी एक विशेष प्रेरणा थी। हमने अपनी बात रखी थी कि हमको इस तरह का संकल्प लेना है आजीवन, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से मतलब किया कि ठीक है, जब पधारेंगे गुरुदेव तब हो जाएगा। और उस समय जब गुरुदेव का कांदीवली भव्य स्वागत का कार्यक्रम था, और उस समय भरी परिषद में, तब आप वर्तमान जो आचार्य प्रवर है वो उस समय युवाचार्य थे, तो उस समय हमारे नाम की घोषणा हो गई थी, और युवाचार्य जी ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम प्रवचन पंडाल में खड़े हो जाना जब नाम लिया जाए। तो नाम की घोषणा हो गई। फिर परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने उस समय रोक दिया, और फिर एक उहापोह मच गया था उस समय कि नाम तो आ गया और फिर किस लिए खड़े होने वाले थे आप लोग। तो फिर हम लोग शाम, फिर रोक दिया गया, तो हम लोग शाम को फिर गुरुदेव के कक्ष में गए दोनों की, ऐसा मतलब क्या हो गया, कैसे मतलब, तो हमको त्याग करना था, नहीं करवा गया। तो गुरुदेव ने उनके कमरे में हमको 5 साल के संकल्प दिलाया, आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने 5 वर्ष के लिए। गुरु दूरदृष्टा होते हैं, मुझे उस बात का एहसास बाद में हुआ कि इतनी छोटी एज में हो सकता है कुछ भी, भविष्य पूरा लंबा चौड़ा पड़ा है, कब मन विचलित हो जाए किसका। तो गुरुदेव ने 5 वर्ष का करवाया, और वो 5 वर्ष समाप्त होते पुनः उदयपुर में चातुर्मास था, तब हम पुनः आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी से 5 वर्ष का संकल्प किया आजीवन।
आजीवन नहीं, सॉरी 5 वर्ष तक का संकल्प किया। और उसके बाद जसोल के समय हमारे 25 वर्ष पूरे हो रहे थे दाम्पत्य जीवन के, तो फिर वो सिलसिला चल ही रहा था। और उस समय फिर वो त्याग हमको करने ही थे, उसके साथ कुछ और भी त्याग हमने जोड़कर, मेरा एक लक्ष्य रहा कि मेरी 6 तारीख है, मेरा जन्मदिन 6 दिसंबर को है, और ये मैरिज एनिवर्सरी 6 तारीख की आती, तो जब भी संकल्प लेती थी मेरा एक लक्ष्य रहता है 6 संकल्प एक साथ लेती हूँ। तो इसीलिए वो 25वें टाइम भी हमने आजीवन संकल्प लिए कुछ ऐसे ही, और फिर वापस 50वें के समय भी ऐसे ही आजीवन कुछ संकल्प लिए। तो वो एक संकल्प गुरु के आशीर्वाद से ही शायद ऐसे चरित्र आत्माओं का भी योग मुझे मिला। साध्वी शासन गौरव साध्वी श्री राजीमती जी को भी मैं नहीं भूल सकती हूँ, उनका मेरे निर्माण में जैसे शादी करके आई तो 89 में योगक्षम वर्ष के समय उनका चातुर्मास था घाटकोपर में। तो ऐसे ऐसे चरित्रात्माओं के, ऐसे प्राय मुंबई में जितने भी चरित्रात्मा पधारे, हर उनकी ऐसी एक कृपा रही कि मेरे भीतर जो एक अंश रूप में वैराग्य था। बचपन में मेरी एक भावना थी अलका जी, प्रेमलता जी, कि मेरे पापा मुझे बहुत बार कहते थे बेटा तुम दीक्षा लो, मैं शादी से भी ज्यादा खर्चा करूंगा। पर पता नहीं वो एक क्षयोक्षम की बात है या कुछ पुण्याई की, कहीं मेरे ही कहीं कुछ कमी रही थी। तो मेरा उस समय ऐसे सोचती थी कि अभी मैं भी दीक्षा लूंगी तो फिर एक ही परिवार का नाम होगा, मैं शादी करके दीक्षा लूंगी तो 2 परिवार का नाम रोशन। आज मैं उस बात को सोचती हूँ तो हंसी आती है कि कैसी बचपन है, बच्चे भी नहीं सोचते आजकल, वैसा मैंने उस समय में सोचा था। तो पता नहीं, ये तो एक बात है, पर कुछ तो जो योग संजोग होता है, कर्मों का उदय रहता है, उसी से आगे बढ़ते हैं। उपादान कितना भी हो, निमित्त भी मिलना एक जरूरी होता है। तो ऐसे कुछ था, तो इसलिए शायद मुझे अंदर कहीं ना कहीं तो एक कोने में वो वैराग्य की भावना है कि यहाँ संसार में रहते हुए हम कैसे आगे बढ़े, कैसे वैरागी, कैसे अनासक्त जीवन जिए। तो इस रूप में जब भी मौका मिलता है तो त्याग करती रहती हूँ, संकल्प करती रहती हूँ इसे। दैट्स ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया। तू साक्षात संस्कार है, तू साक्षात संस्कार है। वो सरस्वती भी तेरे अंदर है, वो सरस्वती भी तेरे अंदर है, जीत उसी की है। जरा अंदर तो झांक ले तू, तेरे ही अंदर सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने बीकॉम गुजराती यूनिवर्सिटी से किया, परंतु आगे आके जैन विश्व भारती से आपने एमए जैनोलॉजी तो की ही, उसके बाद में आपने धार्मिक शिक्षा भी शुरू की, जैन विद्या में भी आप आगे बढ़ती गई। तो ये सब डिग्री लेने का बात तो है ही, पर उसके साथ आपने ये जो टीवी एंकरिंग का सर्टिफिकेट कोर्स क्यों किया और कैसे किया, क्योंकि ये बात थोड़ी कॉन्ट्रास्ट है तो मुझे पढ़ते हुए, पर बहुत अच्छा है कि आदमी का सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सारे पहलू को देखना जरूरी है। तो थोड़ा सा इन दोनों कॉन्ट्रास्ट बात के समन्वय कैसा हुआ, ये मुझे जानने की उत्सुकता है आपको। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपकी जिज्ञासा जायज है एकदम। कि एक्चुअली मेरे इंटरेस्ट का तो ये था नहीं विषय, पर जो परिवार में जो अभी इनके जो एक नेचर है, बहुत खुला परिवार है, सदा से ही कच्छारा परिवार एक बहुत खुली सोच वाला और हर दृष्टि से बहुत एक एडवांस परिवारों में आता है मेवाड़ के। तो इनका जो है तो बचपन से ही बहुत शौक था, ऐसे कुछ कॉन्टेक्ट्स भी थे टीवी सीरियल आर्टिस्टों के साथ, और इस तरह से एक अच्छी पहचान भी थी। और कभी कई ऐसे ओपनिंगों में भी हमारे कई फिल्म स्टार आए हुए हैं ऐसे प्रतिष्ठानों की। और इस तरह से तो इनका बहुत एक उनके फ्रेंड ने एक बार मेरा पोर्टफोलियो बना दिया, जो उनकी लैब थी खुद की, और खुद वो बनाते थे, मतलब फोटोग्राफी करते थे। तो एक बार एक पोर्टफोलियो मेरा बना दिया, घर आकर ही पूरा शूट किया, पूरा वो सारे सब लेकर आए थे, मेकअप मैन सब चीज पूरा व्यवस्था वही करके आए थे। और फिर वो पोर्टफोलियो उसको बालाजी में भेज दिया गया, और मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ होगा, कौन सा सिलेक्शन होने वाला, ठीक है भेज दो, तो भेज दिया गया और सिलेक्ट हो गया। फिर कुछ ऑडिशंस आए, तो ऐसे ही इनकी बहुत इच्छा थी, तो ठीक है, फिर मुझे लगता है कि वो मुझे सब चीज करने दे रहे हैं कि जब भी चाहूं तो महाराज के जा सकती हूँ, जब चाहूं मैं जो चाहे कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा इनका भी मन रखना जरूरी है, तो चलो इनकी इच्छा से भी कुछ, मेरा मन नहीं है, भले ही वो अनासक्त भाव से करूं, बिना मन से करूं, पर इनका मन है तो ठीक है, कर लेते, उनके हिसाब से भी रह लेते थोड़ा। तो वैसे सिलेक्शन हो गया, कुछ ऑडिशंस दिए, उसमें भी सिलेक्ट हो गए, तो कुछ एक दो शॉर्ट एपिसोड कर लिए ऐसे, पर खैर वो मैंने अपनी इच्छा से नहीं किए, इनको खुश रखने, इनको खुशी मिले इसलिए मैंने वो कर लिए। फिर बाद में तो मेरा फाइनली डेस्टिनेशन तो एक ही था कि जिस दिशा में आगे बढ़ना उसी दिशा में जाना है, अध्ययन करना, पढ़ना पढ़ाना, उसमें मेरी मूल रुचि है। तो अभी भी मेरा तो उसी में, जब मैंने जैन दर्शन में एमए किया था तो उस समय यहाँ पर मुंबई में जीवन विज्ञान का सेंटर नहीं था, इसलिए मैंने जैन दर्शन में किया, और उसके 1 साल बाद जीवन विज्ञान का सेंटर स्टार्ट हो गया। आनंद भाई जी आपका अनम्यूट कीजिए, आनंद भाई जी आपका अनम्यूट कीजिए। संसार में रहते हुए साधना कैसे करनी, कोई आपसे अच्छी तरह सीख सकते हैं।
बहुत बहुत टू मच प्रेरणादायी है हम लोगों के लिए आज का आपका ये। आनंद भाई जी का अनम्यूट कर दिया। हाँ ठीक है, बोलिए अभी कुमुची, बोलिए आप अनम्यूट। हाँ, क्योंकि अभी देखिए बाहर की दुनिया तो हम लोग देख ही रहे और देखना ही है अभी यहाँ रह रहे तो, पर वो देखते देखते हम भीतर कैसे झांक सकते, क्योंकि आप जो सब काम कर रहे हो प्रेक्षा ध्यान में, और हमने जो गुरुओं से सीखा, मुझे आचार्य महाप्रज्ञ जी का वो सूत्र बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट वो एक वाक्य है, आदर्श वाक्य, रहो भीतर जियो बाहर। तो ऐसे कुछ कुछ सूक्त है, जैसे गुरुदेव तुलसी का एक जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि हमारी साधना उस मैं हमेशा मन में वो चिंतन करती हूँ कि हमारी साधना उस मुकाम तक पहुंचे जहां पर मतलब मक्खन अग्नि पर रहे और नहीं पिघले। एक छोटे छोटे कोटेशन जो मुझे मेरे दिल को छूने वाले, तो वो मुझे आचार्य तुलसी का वो मुझे दिल को छूता है। आचार्य महाप्रज्ञ का रहो भीतर जियो बाहर, आचार्य महाश्रमण जी का तो वो उनका साक्षात जो अभी वो जिस रूप में जी रहे हैं, उनका हर मतलब उनके जीवन का हर कण कण एक प्रेरणा देने वाला कि किस रूप में साधना करनी चाहिए। तो हम वहां उनके चरणों तक नहीं पहुंच पाए तो कम से कम घर में रहते हुए कितना कर सकते हैं, तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, सांसारिक काम है, सब परिवार में रहते हैं, बच्चों का भी मन रखना पड़ता है, सबके हिसाब से जीना पड़ता है, कुछ हर दृष्टि से हमको हर तरह से ड्रेसअप भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, पर उसके साथ हमारी आसक्ति मोह या कोई अन्य भाव नहीं जुड़े तो मुझे लगता है वो सब करने में कोई हर्ज नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ी बात है ये कि अपना पति का मन रखना, ये भी आपने बहुत सुंदर सोच करके काम किया। देखो दोनों हाथ एक साथ, गुरुदेव तुलसी हमेशा कहते थे कि दोनों को साथ ही चलना चाहिए, और जब तक पूरा परिवार का साथ नहीं होता हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये बात भी एकदम पक्की है और हकीकत है। मुझे एक प्रश्न आपको और पूछना है, बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि आप कितनी संघ संस्थाओं से जुड़ी है, कहाँ कहाँ अध्यक्ष रह चुकी है। इतना बायोडेटा में हम पढ़ भी नहीं पाए, अखिल भारतीय तक आप पहुंची, और उपासिका आज काम कर रही, वो सबसे बेस्ट काम है आपका। परंतु आपने अब ये भी संकल्प किया है कि कोई पद भी नहीं लेना, तो ये पद लेने का आपका जो इतना सिलसिला, फिर पद लेने न लेने का वो जो आज के, मुझे नहीं लगता है कि मैंने अभी तक किसी महिलाओं को इस तरह सुना है कि पद न लेने का संकल्प करने वाली बहुत कम महिलाएं होंगी। तो वहां से यहाँ तक कि आपकी ये सारी यात्रा, इतने इतने पद पे, इतने इतने संस्थाओं से जुड़ना, और फिर वापस ऊपर शिखर पे जाके स्थिर होके फिर मुझे कुछ नहीं करना है और सेवा तो करनी है। वाह, बहुत सुंदर भावना आपकी है, इसके लिए प्रणाम करती हूँ आपको एकदम। उसके लिए सबके महिलाओं को प्रेरणा मिले ऐसी इसमें से कुछ बातें आप बता दीजिए प्लीज। अलका जी, आपने पूछा तो है कि संकल्प क्यों किया, पर एक्चुअली मुझे लगता है कि कभी मैंने सोचा नहीं, इतना सब कुछ मिल गया, एक मुकाम ऐसा आना चाहिए जहां जाकर एक आत्मतोष का अनुभव होना चाहिए, एक तृप्ति हो जानी चाहिए इंसान को। तो ये अखिल भारतीय तक पहुंचना भी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और कभी कोई ना मुंबई का अध्यक्ष बनना, ना भारत जैन का किसी भी संस्था का अध्यक्ष बनना मेरा न सपना था, ना मेरा लक्ष्य था। और उसके बावजूद भी मुझे सहज में सब कुछ, इतना सब कुछ मिल गया, तो मैंने सोचा अब एक समय ऐसा होता है कि हम इन सबसे ऊपर उठकर अपदस्थ को सिर्फ निस्वार्थ सेवा करें। क्योंकि जब इस सब चीज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं चाहते नहीं चाहते हुए भी बहुत कर्मों का बंधन होता है, नहीं चाहते हुए भी बहुत चीजें हमको करनी पड़ती है। तो लगता है कि अब इतने साल तक इतना सब कुछ कर लिया, तो अब क्या, अब तो सिर्फ सेवा करनी है, तो उसमें पद लेने की कहाँ जरूरत है। अगर कोई गुरु इंगित होता है, गुरु दृष्टि होती है और गुरु के मुखारविन से कुछ निकल जाता है, तो वो एक मेरा एक छुट रखिए कि उससे गुरु से ऊपर हम नहीं है। अगर गुरु के मुखारविन से मतलब कुछ भी होता है तो उसके लिए वो आग्रह नहीं है, पर अपनी इच्छा से कहीं प्रत्याशी बनकर या किसी रूप में, क्या किसी के समाज के लोगों के कहने से भी कोई पद लेने का मतलब, मैंने इस रूप में एक अपना संकल्प लिया है कि अब सेवा देनी है तो सेवा ही करनी है, किसी भी रूप में हम कर सकते हैं। संघ की सेविका बनकर सेवा तो की ही जा सकती है। उपासिका का अनुभव बताइए आपका थोड़ा सा। हाँ, उपासिका का सब हर उसके अनुभव मेरे कुछ मतलब ऐसे सोचती हूँ तो बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि उपासिका का, मैं जैसे ये सारी संस्थाओं में, जितनी भी संस्थाओं में अध्यक्ष पद लिया मैंने, मतलब कभी मुझे मंत्री बनने का मौका नहीं मिला,
सीधा ही अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। ठीक इसी तरह उपासिका में भी जयपुर जब शिविर में हम लोग अभ्यासी का शिविर पास करके आए और साध्वी अणिमा जी के एक योग से, उनके आशीर्वाद से वो शिविर भी संपन्न हुआ, उसमें पास भी हो गए। और फिर यात्रा करने का तो मन उस समय था नहीं, फिर भी पता नहीं कुछ एक योग ऐसा था। उस समय मैं अध्यक्ष थी मुंबई की, तो मैंने वो चिंतन किया था कि अगर अध्यक्ष रहकर, यहाँ पर मुंबई में तो 5-7 जगह चातुर्मास होते हैं और समर समयों के सेंटर सब होते हैं, तो सोचा कि एक एक दिन अध्यक्ष होने के नाते सब जगह सार संभाल के लिए जाना पड़ेगा, तो 8 दिन मेरी साधना भी नहीं होगी और मुझे वहां जाना पड़ेगा। इससे अच्छा कि मैं यात्रा पर चली जाऊं, तो एक पंथ दो काज होगा, मेरी अपनी साधना होगी, उपासक की यात्रा का एक पड़ाव मेरा पार हो जाएगा। तो उस समय मुंबई के अध्यक्ष पद पर रहते हुए मैंने दोनों वर्ष यात्राएं की। तो वो यात्रा, गंगावती की यात्रा, वो एक बहुत यादगार यात्रा, हर यात्रा यादगार थी। पर गंगावती का क्षेत्र, शायद मुझे पहला क्षेत्र भी गंगावती, गंगा के नाम का पवित्र पावन क्षेत्र मिला, कि वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण साबित हुआ। और उस समय भी मुझे, मैं हालांकि थी सहयोगी के रूप में जाने वाली थी, पर सीधा मुझे 4 दिन पहले मतलब आता है कि नहीं, आपको आगे होकर जाना है, प्रवक्ता के रूप में जाना है। हालांकि डिग्री नहीं थी प्रवक्ता की, पर उस रूप में जाना है। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी। और वहां जाके तो रात रात भर जग के नोट्स बनाए, और इस रूप में पूरी मतलब 7 दिन करके, इतना श्रम करके, पूरा पड़ाव पार करके एक अच्छी गुरु की, क्योंकि हम तो, मैंने सोचा कि गुरु भेजते हैं तो वही ऊर्जा देंगे और वही सारे काज पार पड़ेंगे। तो इसी रूप में हर यात्रा के समय मेरे, हालांकि चुनौती भरी रही, हर यात्रा चुनौती भरी, क्योंकि पारिवारिक संघर्ष के साथ निकलते हैं तो अंत समय तक बिना तैयारी जाते हैं, पर वो पता नहीं वहां जाकर ऐसी ऊर्जा मिलती है कि सब कुछ अच्छे से हो जाता है और एक क्षेत्र की भी अच्छी प्रभावना होती है। हम तो एक संदेशवाहक बन के जाते हैं, तो सारा गुरु वहां पर जाकर सारा काम करवा देते हैं, और बहुत अच्छे से लोगों का जो मान सम्मान मिलता है अलका जी, वो एक मतलब एक अंदर एक लगता है कि बहुत बड़ा कर्ज हो गया लोगों को। जैसे वो कई बार तो मतलब साधु साध्वियां समझकर कोई तो वंदना करने लग जाते, कोई इतना अहोभाव, इतना मतलब मान सम्मान, तो लगता है जब उस पाठ पर बैठते हैं तो लगता है उसके योग्य बने। तो जब जब वहां बैठते तब वो पुष्ट संकल्प और पुष्ट बनता है कि अब हमारे जीवन में त्याग प्रत्याख्यान की भावना और आगे निरंतर बढ़नी चाहिए, और जिस पट पर हमको बैठने का मौका मिला है तो उसके योग्य बनने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या बात है, आपने तो ये सब बताया, पर ये नहीं बताया कि आपने टीवी सीरियल का कोर्स कैसे किया, और ये लोगों को, बहनों को करना चाहिए क्या, इसका कोई इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये भाई थोड़ी अलग बात है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। तो ये एंकरिंग का मेरा बचपन से रुचि थी कल अलका जी। जब मैं टीवी में देखती थी, न्यूज रीडर्स को देखती थी, और कोई भी एंकरिंग करते हुए ऐसे कोई देखती थी, मुझे मेन जो न्यूज रीडर को देखकर मैं बहुत इंस्पायर होती थी। मैं भी सोचती थी कि कभी ना कभी मैं भी इस तरह से एक न्यूज रीडर बनूंगी और टीवी में आऊंगी, ऐसा मेरा सपना था। कोई मुझे फिल्म लाइन का और वो ग्लैमर वर्ड में जाने के मेरा कोई सपना नहीं था, पर इस रूप में मेरा था कि मैं एक अच्छी एंकर बनूं, अच्छी इस रूप में। तो मैंने वो जुहू SNDT कॉलेज से वो एक 15 डेज का सर्टिफिकेट कोर्स किया था उस समय, और उसके बाद बहुत ज्यादा, पर फिर अनुभव तो मिलता ही है। सामाजिक मंच पर संचालन करते, कई वो राजनीतिक मंचों पर संचालन किया है, बड़े बड़े मंचों का भी ऐसे, तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज तो मिलता ही। वो मेरी रुचि थी, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और आपने ये भी कहा है कि एक आदर्श गृहिणी होने के साथ साथ आपने साड़ी ज्वेलरी के व्यवसाय में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके साथ सामाजिक अग्रगण्य भूमिका तो है ही आपकी, परंतु आप राजनीतिक मंच पर समय समय पर क्या योगदान दे चुकी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। तो राजनीतिक मंच की जहां तक बात थे, और बाल कांग्रेस का एक बीच में चल रहा था, बाल कांग्रेस एक मंच बना हुआ था छोटा सा, कांग्रेस का ही। तो उस समय बाल कांग्रेस में कई कार्यक्रम होते थे उनके, तब मेरी बेटी को भी उसमें कुछ बनाया गया था। एक सोब्राइटी अवस्थी करके वो प्रेसिडेंट थी उस टाइम बाल कांग्रेस की, तो उस टाइम उसको भी लिया था। तो एक अवस्थी सर करके, तो उनके जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, तो उस समय कई संचालन करना इस तरह से भी किया। और उसके बाद जैसे NCP में है, BJP में है, तो हमारे जो भी एक वहाँ मुंबई में भी, चाहे वो प्रवीण जी छेड़ा है, प्रकाश जी मेहता है, या गणेश नाइक साहब जो है न्यू बॉम्बे के, तो उन लोगों ने भी कई बार ऐसे मंचों पर अपने जो भी, जब चुनाव प्रचार प्रसार के समय, और उसमें कई जगह पे एक वो मैंने उस टाइम किया था, वहां पर उनका भी किया था मैंने, जो PV नरसिम्हा राव का भी पार्टी का भी एक बार मैंने वसई नाला सोपारा के समय भी किसने बुलाया था। तो इस तरह से लोगों ने जब इनवाइट किया, तो उनके प्रचार प्रसार के रूप में भी उस पार्टी के लिए काम किया था।
क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। इतने सारे क्षेत्र आपने छुए हैं कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप टीवी में भी थोड़ा काम कर चुकी है। हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और नई नॉलेज की बात है। उसके साथ राजकारण भी हो और सब में अलिप्तता से काम करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ना उसमें घुसने के बाद उसका मोह है, ना उसकी प्रसिद्धि का कोई इंटरेस्ट है, बस कर्तव्य किया और छोड़ दिया। अभी अभी वो जो सीरियल हमारा चालू है, बने वर्धमान, बने वर्धमान, तो उस पुस्तक का अभ्यास मैं करती हूँ अभी। सुखी जीवन, आज है शाम को परीक्षा, हाँ, उसमें पूरा ये आज पूरा वही दिया है उसमें। वो पढ़ते पढ़ते वही कि कितना ही काम करो पर अलिप्तता से काम करो, किसी में भी आप मतलब वो इन्वॉल्व ना हो, वही आप में मैंने सब में देखा है। वक्त तो बहुत फास्ट जा रहा है एक्चुअली। आप यस, आप तो प्रेक्षा प्रशिक्षक है और आप तो कुछ करवा के भी दिखाने वाली थी, पर उसके पूर्व मैं चाहती हूँ कि कुछ बहनें हमारी बहुत जुड़ी है, 100 का संख्या पार हो चुकी है, तो हमारी बहनें भी अगर देखिए कुछ खुले दिल से कुछ प्रश्न पूछना चाहती है, तो मुझे लगता है कि हम हमारा सिलसिला रोक देते, क्योंकि आपका तो मुझे लगता है सेकंड इंटरव्यू लेना पड़ेगा, इतना बड़ा आपका काम है। परंतु हम थोड़ा बहनों से भी संवाद करने को मिलेगा तो उनको भी बहुत मजा आएगा, कि जो भी बहनें खुले दिल से बात करना चाहती है, प्रश्न पूछना चाहती है, तो मैं आनंद भाई जी को कहूंगी कि इन सबको एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। और जो भी बहनें बात करना चाहती है, हमने प्रेमलता जी ने आपसे तो काफी बात कर ली, परंतु दूसरे बहनों को भी ऐसा लगता हो कि इनके जैसे हम भी तो आपसे बात करें, जैसे हमें भी लगता था कि कुमुद से बात करनी है, उनका इंटरव्यू लेना है, उनका बायोडेटा पढ़ना है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात थी। तो उनको भी शायद आपसे बात करके बहुत खुशी मिलेगी। तो मैं बहनों को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आपके कुछ भी प्रश्न हो, अभी जो कुमुद जी को आपने सुना, जो आपको प्रेरणा मिली, उसके बारे में आज कुछ पूछोगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा। तो कोई भी बहनें आगे आ जाए। प्रेम बंसाली है, अभी सबके नाम तो नहीं लिखकर, जिन्होंने अपने वीडियो चालू रखे, सुनीता जी है, मंजू छाजेर है, अलका जी, इन तो सभी बहनों का भी बहुत मतलब, ये तो बहुत चंद बहनें जुड़ी हुई है, पूरे देश भर के जो समाज के जो लोगों का भी एक जो विशेष एक मेरे प्रति शुभ भावनाएं रही है, वो भी बहुत कहीं ना कहीं मेरी प्रगति में बहुत बड़ा एक माध्यम बना है। सही बात है। ये तो बिल्कुल हाँ ललिता नाट्य अलका जी, सीरियल से बोलिए। अभी हैंडराइज, जिनको भी कोई जिज्ञासा हो तो हैंडराइज करें। और वीडियो भी ऑन कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए, आपके देखिए वीडियो आनंद भाई जी को। हैंडराइज के ऑप्शन में जाके हैंडराइज करना है। पहले सुनीता जी ने हैंडराइज कर रखा था। सुनीता जी आपने हैंड किया था स्टार्ट में, मैंने वो हाथ नीचे कर दिया था। अगर बात करना है तो सुनीता जी बात कर सकती है। अभी 2 हाथ ऊपर है, देख लीजिए आप किसके हाथ ऊपर है। एक सरला भुतोड़िया प्रेमबल और प्रेम बंसाली का बंसाली। है, हाँ, और सरलाबाई सरला भुतोड़िया या भुतोड़िया। हाँ, तो सरला जी आपका ऑप्शन ऑन करके बात कीजिए। सरला जी, यस सरला जी। प्रेम बंसाली जी ने हैंडराइज किया हुआ है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रेम बंसाली जी। हाँ, सादर जय जिनेन्द्र। बोलिए। हाँ, अलका जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत पहले हम आपसे मिले थे बेंगलोर में, और मेरे को पास आपकी यादें हैं अभी भी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम किया था बहुत अच्छे से। और प्रेमलता जी को और हमारे अखिल भारत के पूर्वाध्यक्ष कुमुद जी का तो आप मतलब मैं उनको क्या बोलूं। मैं इतने दिन से हमेशा से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। एक हमारे मतलब 13 महिला मंडल की अध्यक्ष के नाते मुझे नहीं पता उनकी जिंदगी का इतना बड़ा सच। मैं आज देख के मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं उनको आज लक्ष्मी बोलूं, मैं उनको सरस्वती बोलूं, मैं क्या बोलूं, जो मैं दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं शब्दों का मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे उतना शब्दों का ज्ञान नहीं है जितना कुमुद जी के पास में है। सचमुच आपकी जो कहानी सुनी है ना, आप एक, मैं बार बार मेरी बच्ची को भी दिखाई, अभी वो आई हुई है, मैंने कहा वो एक साध्वी है। आप संसार में रहते हुए भी आप साध्वी हैं कुमुद जी। बिल्कुल बिल्कुल और पूरे महिला समाज 60,000 महिलाएं हैं हम लोग, सबको गर्व है कि हमारी ऐसी मतलब महान आत्मा जो हम बोल सकते हैं आप हैं। और हमारी आप अध्यक्षा रही है। एक दिन आपका ये सारा का सारा इस तरह का परिचय हमें हमारे बेंगलोर सभी मंडलों की ओर से हम जरूर करना चाहेंगे। और मैं आपसे कुछ सीखना चाहूंगी। आप हम लोग को बताइए कि हम लोगों को भी कैसे आगे आना। और आपके जितनी तपस्या तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है।
तो मैं क्या बोलूं, आप हमको कुछ बताइए कि हमको किस तरह से कैसे चलना है सबको एक सही साथ बात में। है, बहुत जरूरी है। वाह, कुमुची बताइए, आप इनसे बात कीजिए थोड़ी, बहुत अच्छा लगेगा उनको। हाँ, प्रेम भाई प्रणाम आपको। हाँ, और काफी काम रहा प्रेम भाई के साथ भी रहने का बेंगलोर में। और अब इसमें तो क्या है ना, मतलब कुछ तो मुझे लगता है कि वो अंदर से अपना खुद का संकल्प होता है, कुछ एक अपना सपना होता है, लक्ष्य होता है कि इंसान को कहाँ जाना। मुझे लगता है कि हम कितने भी आगे पहुंच जाए, आजकल शायद मुझे लगता है ऐसे कईयों का सोच कि अपनी टैलेंट बढ़ाना, मतलब कुछ हर अलग अलग उसमें दिशा में अपना गोल बनाते हैं, पर इस दृष्टि से शायद बहुत कम बनाते होंगे कि हमें अध्यात्म के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ना। तो मैंने ये सब चीज को ऐसे बैलेंस करना चाहा कि ठीक है, हमको हर ऑलराउंडर होना चाहिए, हर इंसान को होना चाहिए। ये मैं मानती हूँ, मैं इस बात से अस्वीकार नहीं करती हूँ कि टैलेंट नहीं होना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए, पर वो ऑलराउंडर बनने के साथ हमें अपना एक जो अंतिम लक्ष्य कि हमें आखिर क्या करना है वो हमको ही डिसाइड करना है। वो कोई गाइड नहीं करेगा, या तो हमें माँ पिता जी बचपन से संस्कार में देंगे, या फिर हम किसी के जीवन से प्रेरणा लेंगे। जैसे हमारी माँ साध्वी प्रमुखासी जी, उनके सन्निधि में जब भी जाओ पता नहीं मुझे अनगिनत प्रेरणा मिलती है। तो ये हमारे अंदर है कि हम जिस इंसान के साथ मिलते हैं, जिनकी सन्निधि में जाते हैं, हम सामाजिक उसमें भी सर्कल में भी जिनके साथ में जाते हो, प्राय इंसान का नेचर क्या होता है कि सामने वालों के अवगुण देखते, उनकी अच्छाइयों को छोड़ देते हैं, उनके अवगुण, अरे वाह वो तो ठीक है ना, इतना क्या उसमें ये नहीं है वो। पर मैंने हमेशा, मेरी एक आदत रही है कि चाहे इंसान कैसा भी हो, उनमें क्या अच्छाई है, वो अच्छाई हम ढूंढ ढूंढ के अपने अंदर ले लेते, ले हमें लेनी चाहिए निश्चित रूप से, और फिर हम अपने जीवन में और उसमें निखार ला सकते हैं। तो ये कुछ हमारे अंदर, हमें इस आदत को डेवलप करनी पड़ेगी कि हमें कैसा बनना है, हमें किसके जैसा बनना है, हमें हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकालनी है, पॉजिटिविटी को बढ़ानी है। तो ये सब हमको खुद को ही करना है, और जिस दिन ये धार लेंगे, संकल्प कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं कर पाएगा। सब लोग, मैं तो सोचती हूँ मेरे से 10 कदम आप आगे बढ़ो, मेरे जैसा बनने का मत सोचो। मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं बनी हूँ, जहां तक जाना है आप मुझसे आगे बढ़ो, और निश्चित रूप से बढ़ेंगे सब। सरला जी बोलिए, सरला सरला जी भुतोड़िया, भुतोड़िया। हाँ जी, आपको बोलना है, हाथ का, आपका हाथ ऊपर है, उसके बाद चंदू दुग्गड़ सूरत, बोलिए। म्यूट म्यूट कर, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को, इनका अनम्यूट कर दीजिए। उनके साथ कोई है क्या? आप वो लाल बटन को टच कीजिए, सामने स्पीकर पे टच कर दीजिए। उनका अनम्यूट नहीं हुआ है अभी तक। आप उनके साथ जो बहन आवाज है, नहीं आ रही है। आवाज हाँ, नहीं आ रही सरला भाई। आप वो आपके स्पीकर पे टच कर दीजिए। उनके साथ जो बहन है उनको निवेदन है, आप प्लीज उनको अनम्यूट करके दीजिए। शायद हो नहीं रहा होगा। लाल बटन को टच कर दीजिए एक बार। आनंद भाई जी, उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन अनम्यूट है, डाल दीजिए। अनम्यूट है। तब तक चंदू जी दुग्गड़ ट्राई कीजिए एक बार। चंदू जी दुग्गड़, आवाज आ रही मेरी? हाँ आपकी आ रही चंदू जी। आज हाँ सरला जी, हेलो कुमुद हाँ जी, बोलिए आपका सर। बहुत बहुत एक मिनट, चंदू जी, आपका है कृतज्ञ में करते हैं। आपके इतने सारे त्याग प्रत्यागान देख करके रियल में ये नारी समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि रहो बाहर भी जियो अंदर रहो बाहर वाली बात जो है आचार्य जी माँ प्रज्ञा जी वाली, वो रियल में छूने वाली बात है कि हमको भी इस सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब के भाई हमको भी छोटे छोटे संकल्प करके, स्पेशली जो आपने इतने सारे संकल्प अपने लाइफ में किए, उसको देख के रियल में ये लगता है कि हमें भी ये सब कुछ सीखना चाहिए। तो ये सब नारी जाति के लिए बहुत अच्छी आप प्रेरणा स्रोत है कुमुद जी। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबको इससे प्रेरणा दी, और हम भी अपने जीवन में उसको उतार सके। ये संकल्प अब हम भी आज से करते हैं। वेरी गुड, धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बहुत। सरला जी, हाँ, जय जिनेन्द्र, अलका जी, कुमुद, सबको मेरा जो भी हाँ, मंच पे प्रणाम जुड़े सरला हुए भाई। हैं, हाँ जो सबको मेरा बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। कुमुद की कहानी मुझे कुछ तो पता थी, लेकिन ये जो अनकही कई बातें आज पता चली तो और रोम रोम खुशियों से गदगद हो रहा है एकदम। मन करता है कि इसकी तारीफ के पुल बांध दूं, लेकिन
क्योंकि मैं एक कविता मैंने इसके लिए बनाई थी, वही कविता पेश करना चाहती हूँ। पूरी कविता मैंने क से ही बनाई है। पहला अक्षर क है। कर्ण प्रिय है वाणी तेरी, कर्ण प्रिय है वाणी तेरी, कुमुद कछारा प्यारा नाम, कर्मठ राष्ट्राध्यक्ष बनी थी, कार्यों को दिया शुभ अंजाम। कड़ी जुड़ी है कितनी सुंदर, कड़ी जुड़ी थी कितनी सुंदर, कल्पना करके कुमुद है आई, कोयल मन की कूक रही है, कुमुदनी कलिया खिल मुस्काई। कितने सक्षम सभी राष्ट्राध्यक्ष, कार्यशैली सबकी थी अद्भुत, कुशल नेतृत्व मिला था सबका, करा ग्रहण अनुभव बन जिनमत। कसौटी पर चढ़कर हरदम, कसौटी पर चढ़कर हरदम, कनक का रूप निखार है पाता, कल कल बहती नदियां निर्मल, कमल सूरज का पा खिल जाता। कथनी करनी रही एक सी, सबसे बड़ी बात है कि कुमुद कथनी और करनी हमेशा इसकी एक सी रहती है और सबको ये सम्मान देती है। हैदराबाद आई तो मेरे घर पर भी 1 घंटा आई कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। कथनी करनी रही एक सी, करा सभी ने विश्वास तुम्हारा, कृपा दृष्टि गुरुवर की पाओ, करो वरण आशीष की धारा। कनक प्रभा जी महाश्रमणी जी, कनक प्रभा जी महाश्रमणी जी की ममता में दृष्टि पाओ, कामनाएं शुभ संजोकर, कहे सरला मंगल भाव सजाओ, कहे सरला मंगल भाव सजाओ। तो ये मैंने क अक्षर जो था प्रारंभ का आद्याक्षर क से कविता बनाई, वो आप सबके सामने पेश करी। और कुमुद के लिए अब मैं और कुछ लिखना चाहूंगी, वो मैं नेक्स्ट कभी लिख के उसी को भेजती हूँ, या कोई प्रोग्राम हुआ तो जरूर बोलूंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत कुमुद बहुत का धन्यवाद जीवन है वो रेखा प्रेरणा का स्रोत है। रेखा जी जैन दिल्ली से जुड़ी है। आप और अपनी हेलो भावना कुमुद, एक और बात है, अब मैं बॉम्बे आ रही हूँ तुमसे जल्दी मिलने। जी वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं बॉम्बे शिफ्ट होने का सोच रही हूँ बेटे के पास। ओके रेखा जी। आराध्य के चरणों में वंदन, सभी को सादर जय जिनेंद्र। कुमुद जी का वैसे तो मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है। मैं आपको दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला में मिली थी, मंत्री मुनि के टाइम पे जो ज्ञानशाला की राष्ट्रीय कार्यशाला हुई थी। हाँ। समृद्धि के माध्यम से मैंने आपसे मिली थी। आपने एक कोर्ट का प्ले किया था, लाइक एडवोकेट एंड वो, तो बहुत अच्छा लगा था। उस समय मैंने आपको पर्सनली देखा था स्टेज पे, एंड आफ्टर दैट आपके मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं, कई मैसेजेस पढ़ के बहुत मोटिवेट होती हूँ। और बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि सबने बहुत कुछ बोल दिया है। सिर्फ इतना ही कहूंगी, एडवांस में हैप्पी एनिवर्सरी। अभी प्रोग्राम चलते चलते बीच में मैंने सुना था कि भी जुलाई में ही आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, तो एडवांस में हैप्पी एनिवर्सरी। और आप सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो एक छोटे छोटे आर्टिकल अगर आप अपने बारे में लिख के प्रेषित करते रहेंगे तो सबको और ज्यादा मतलब मोटिवेशन मिलेगा। इसी के साथ सबको जय जिनेंद्र। सुमित्रा जी बोलना चाहेगी? कविताओं के बारे में भी फिर बताना रहेगा कि किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए, क्या भावना रखनी चाहिए, और उसके साथ आप प्रयोग करवाएंगे। हम आपको सुबह 6:30 बजे बुलाएंगे, आप आधा घंटा कार्यकर्ता का बताइए और आधा घंटा प्रयोग करवाइए। मोस्ट वेलकम। मैं आपका जल्दी सेट कर दूंगी। तब तक आनंद भाई जी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सूचना की और पहले ध्यान दें, सूचना दे देता हूं पहले मैं। कल रविवार का दिन है और कल सुबह 9 बजे हमारा एक विशेष वेबिनार होने वाला है, जिसमें नागपुर की जानी मानी आयुर्वेदिक डॉक्टर सुमिता जी जोंगड़ जुड़ने वाली है। और अभी जो कोविड का तीसरा फेज आ गया है, दस्तक दे चुका है, उससे हम कैसे बचें, कोविड का जो तीसरा फेज आया है उससे कैसे बचे, इसके बारे में हमें कुछ बातें बताएंगी। बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। सुबह 9 बजे का लिंक आपको भेजा गया है, YouTube पे लाइव आने वाला है कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को जरूर अटेंड करें YouTube पे। एक मिनट आनंद भाई जी, एक मिनट। जितनी भी नई बहनें जुड़ी है उनको नम्र निवेदन है, कल एक बार आप ज्वाइन होके दीजिए। सुमिता जी हमारी 13पन की है, परंतु वो बहुत अच्छा मतलब पोस्ट पे तो है ही, परंतु उनका बताने का तरीका भी इतना सुंदर है, तो हमें बहुत कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप इसी तरह हमसे कंटिन्यू जुड़ते रहेंगे तो आपको हर टाइम नया नया ज्ञान मिलता रहेगा, और आप जुड़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यस आनंद समापन। यस
अलका जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप समापन कर दीजिए आनंद भाई जी। अलका जी की आवाज मेरे को सुनाई नहीं दे रही है। अलका जी कुछ बोल रही है शायद वो बोल रहे समापन कर दीजिए आप। समापन की शायद होते थे। शायद ऐसा ही कुछ सुना मैंने। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ बोलिए, सभी साथ साथ बोलेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। कुमुद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुमुद जी बहुत अच्छा लगा। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से कुमुद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ, आज करीब करीब पूरा शो हमारा हाउसफुल था। शो की कैपेसिटी थी तो 100 लोग शुरू से आखिरी तक, अभी कुछ लोगों की संख्या कम हुई है, 100 लोग, 100 भाई बहन जुड़े हुए थे। तो इस तरह इसका प्रोग्राम हम आगे भी लेते रहेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आनंदमल साहब। आनंदमल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अलका जी, आप लोग इतना महनीय कार्य कर रहे हैं। हम तो एक अंश मात्र कुछ निमित्त बन रहे हैं, पर आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। पिछले 9 सालों से प्रेक्षा ध्यान का यहाँ कार्य मैं चला रहा हूँ। 9 सालों से महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र में नियमित क्लास चलती है हमारी। जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं सुबह 6:30 बजे। और बहुत से भाई बहन, अभी तो पूरी दुनिया से हमारे साथ लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले हम सिर्फ नागपुर तक सीमित थे, अब हम देश विदेश तक पहुंच चुके हैं। और महाप्रज्ञ का नाम आज देश और विदेश में महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र का नाम लोगों के मुंह पर आ रहा है। तो सब गुरुदेव की कृपा है। गुरु कृपा से ही सब कुछ होता है। बिना गुरु की कृपा से पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुदेव की कृपा है और सबके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी का साथ इसी तरह हमें मिलता रहे, यही शुभकामना, यही मंगल भावना। सबसे बड़ी बात कुमुद जी, आज आपको सुन के और बहनों को भी आपके जो नस मालूम नहीं थे, ऐसे अनेक पहलू मालूम हो गए। तभी व्यक्ति को जान सकता है कि जब उनके हम डीप में जाते, तो इस प्रकार महिलाओं को उजागर करना भी चाहिए, आगे आना भी चाहिए, उनको हमें लाना भी चाहिए और सबको प्रेरणा मिलनी भी चाहिए, तभी बहनें आगे बढ़ेगी। आप इसी तरह बहनों को मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे, इसी भावना के साथ। ओम अरहम। हाँ बिल्कुल अलका जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अलका जी, प्रेमलता जी आपका। अलका जी आपकी प्रमोद भावना के प्रति और आपके काम बरसों से देख रहे, आप यूं ही स्वस्थ रहते हुए संघ की सेवा करते देखो आपकी भी बड़ी बात है। मैंने कल बात की, आपके घर पे मेहमान है, फिर भी आपने नहीं पॉसिबल था तैयार होना। आपकी सहजता, सरलता, ये भी आपके साथ है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आज की मीटिंग हम ये एंड कर रहे हैं। कल सुबह 9 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम।